सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना महामारी के मद्देनजर विशेष इंतजाम के साथ संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत। लोकसभा की कार्यवाही शुरू। दोपहर 3 बजे शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही। सत्र के लिए अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले 11 विधेयक समेत प्राथमिकता सूची में 23 नए विधेयक। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान होंगे कई अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्र से ठीक पहले सभी दलों से सहयोग की अपील। कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीन नहीं आने तक लोगों से ढिलाई नहीं बरतने की सलाह। राज्यसभा उपसभापति पद का चुनाव आज। एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के मुकाबले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा यूपीए उम्मीदवार। सभापति एम वेंकैया नायडू नवनिर्वाचित सांसदों को दिलाएंगे सदस्यता की शपथ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज समेत दिवंगत सदस्यों और पूर्व सदस्यों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दोनों सदनों के आज के एजेंडे में अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 समेत 8 और राज्यसभा में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 समेत 4 नए विधेयक किए जाएंगे पेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों सदनों में कोरोना महामारी और इसके लिए उठाए गए कदमों के बारे में देंगे बयान। और अगले साल की पहली तिमाही में तैयार हो सकती है कोविड वैक्सीन। मानव परीक्षण को लेकर सरकार बरत रही है पूरी सावधानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों और उच्च जोखिम पर काम कर रहे लोगों को आपात वैक्सीन देने पर विचार। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों को आगे की देखभाल के लिए प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी। कोरोना महामारी के मद्देनजर विशेष इंतजाम के साथ संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र की शुरुआत हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा का 252वां सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। राज्यसभा का ये 252वां सत्र है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र की शुरुआत सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। राज्यसभा का 252वां सत्र दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व वह 2 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एच बसंत कुमार का निधन तमिलनाडु के चेन्नई में 28 अगस्त 2020 को 70 वर्ष की आयु में हुआ। पंडित जसराज जी एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और भारत में लब्ध प्रतिष्ठित सांस्कृतिक दूतों में से एक थे। पंडित जसराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपने स्वर के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पंडित जसराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1990 में पद्म भूषण, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया। पंडित जसराज का निधन 90 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में 17 अगस्त 2020 को हुआ। श्री गुरदास सिंह बादल पंजाब के फजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल वर्ष 1967 से 1969 तक पंजाब विधान परिषद के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल का निधन पंजाब के मोहाली में 15 मई 2020 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर नेपाल सिंह 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह नियम समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व डॉक्टर नेपाल सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 5 कार्यकाल के लिए सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा
और भाषा मंत्री के रूप में कार्य किया। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 मई 2020 को 79 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अजीत जोगी 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 14वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अजीत जोगी 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे तथा राज्यसभा की उपसभापति तालिका के सदस्य थे। श्री जोगी विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण वन संबंधी समिति के सभापति थे तथा कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा वे वर्ष 2000 से 2003 तक नवनिर्मित राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वह 4 कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी जी का निधन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पी नामग्याल 7वीं, 8वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो 8वीं लोकसभा के दौरान भूतल परिवहन और संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री तथा रसायन पेट्रो रसायन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। वह प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले वो 3 कार्यकाल के लिए पूर्व जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य थे तथा उन्होंने वर्ष 2007 में परिषद के कार्यवाहक सभापति के रूप में भी कार्य किया। श्री पी नामग्याल का निधन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह में 1 जून 2020 को 82 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पारसनाथ यादव 12वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह सरकारी उपकरणों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा इससे पूर्व 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में लोक उद्यम, अतिरिक्त ऊर्जा सेवा मंत्री तथा शिक्षा मंत्री थे। श्री पारसनाथ यादव का निधन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 12 जून 2020 को 71 वर्ष की आयु में हुआ। श्री माधव राव पाटिल 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो महाराष्ट्र के नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री माधवराव पाटिल वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य थे। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है और 18 दिन का ये जो सत्र है, इसमें कुल 18 बैठकें होंगी। इस दौरान सभी शनिवार और रविवार कार्य दिवस होंगे। मॉनसून सत्र के दौरान कुल 47 विषय कार्यसूची के लिए तय किए गए हैं। इनमें 45 विधेयक और 2 वित्तीय विषय शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के बीच संसद का ये पहला सत्र है, इसलिए संसद सत्र के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। संसद के हर सदन में प्रतिदिन 4 घंटे के सत्र होंगे। सत्र में शून्यकाल के दौरान अतारांकित प्रश्नों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सांसदों की उपस्थिति के पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं
और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज़्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है।
और लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है। मॉनसून सत्र में लोकसभा की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई और अब फिलहाल कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता समय हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। नवविक्रम, सुबह 9 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और फिलहाल कार्रवाई स्थगित की गई है। अभी देखें तो कोरोना संकट के बीच तमाम एहतियात के साथ ये सत्र शुरू हुआ है और जैसा हम अभी प्रधानमंत्री को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा है और उम्मीद जताई है कि संसद से एक मजबूत संदेश जाएगा, उत्पादकता अच्छी रहेगी और सभी दलों का साथ भी मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो कितना अहम रहने वाला है ये सत्र। प्रीति, निश्चित तौर पर ये सत्र बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि एक तरफ जहां संसद के दोनों सदनों के सचिवालय ने, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय ने काफ़ी एहतियात बरते हैं, वहीं अगर बिजनेस देखा जाए जो पूरे सत्र के दौरान जो विधायी कामकाज है वो भी बहुत अहम है। और कोरोना का ही असर एक तौर पर हम कहें कि सरकार ने जो चिकित्सा से जुड़े जो बिल हैं उन पर खास तवज्जो दी है, चाहे वो होम्योपैथी से जुड़ा हुआ बिल हो या फिर इंडियन मेडिसिन से जुड़ा हुआ बिल हो, ये काफ़ी तवज्जो दी है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग प्रभावित हुए हैं, खास तौर पर जो किसान हैं, उन्हें मजबूती देने के लिए खेतीबाड़ी से जुड़े हुए कई अहम विधेयक इस सत्र में विधायी कामकाज में शामिल किए गए हैं। तो अगर कुल मिलाकर बात करी जाए तो ये सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से तो बेहद अहम होने वाला है। वहीं राज्यसभा में दूसरी तरफ जो उपसभापति का आज चुनाव है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि हम अगर पिछले कुछ चुनावों पर गौर करें तो राज्यसभा में लगातार हमने देखा है कि आमतौर पर सर्वसम्मति से चाहे वो के रहमान खान हो या फिर उसके बाद पीजे कुरियन हो, तो सर्वसम्मति दिखाई दी है। लेकिन इस बार एक ही राज्य से चाहे वो मनोज झा हो या फिर हरिवंश जी हों, वो एक ही राज्य से दोनों उम्मीदवार हैं और दोनों तरफ एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए जिताना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो मनोज झा हैं उन्हें विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि उपसभापति की कुर्सी तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे में ये चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। जी प्रीति। बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवविक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आज सुबह 9 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, इसी के साथ मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है संसद के और आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं संसद के दोनों सदनों में लंबित 42 विधेयकों में कई सरकार की प्राथमिकता वाले विधेयक हैं। स्थायी समितियां कुछ अहम विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी हैं। इन विधेयकों में से कुछ मॉनसून सत्र के दौरान पारित हो सकते हैं, लेकिन मॉनसून सत्र में सरकार 23 उन नए विधेयकों को पारित कराना चाहती है जो मौजूदा चुनौतियों के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें भी 11 अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। राज्यसभा के 252वें सत्र और 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र के दौरान बिना किसी अवकाश के लगातार 17 बैठकें आज से 1 अक्टूबर तक होंगी। 18 कामकाजी दिनों में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराना चाहती है। लोकसभा के एजेंडे में वित्तीय कामकाज भी हैं और 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली खेप के साथ 2016-17 की अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी होना है। इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर चर्चा कर राज्यसभा को लौटाना भी है, लेकिन सबसे अधिक प्राथमिकता में वो 11 विधेयक हैं जो अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले हैं। विपक्ष दोनों सदनों में इन विधेयकों के लिए परिनियत संकल्प का उपयोग करने जा रहा है। अध्यादेशों की जगह लेने वाले विधेयकों में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, मंत्रियों का वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं संबंधित किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2020,
बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कराधान और अन्य विधियां कतिपय प्रावधानों से छूट विधेयक 2020 शामिल हैं। उच्च सदन में मॉनसून सत्र के दौरान पेस्टिसाइड मैनेजमेंट विधेयक भी सरकार की प्राथमिकताओं में है। ये राज्यसभा में 23 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। इस पर पहले उच्च सदन में विचार होगा, फिर लोकसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा की प्रवर समिति ने सरोगेसी विधेयक पर पिछले सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट दी थी। उसकी सिफारिश पर ही सरकार सरोगेसी के साथ ही ART विधेयक भी इस बार ला रही है। इस तरह मॉनसून सत्र के दौरान अन्य विधेयकों के साथ सरकार की प्राथमिकता 1 दर्जन नए विधेयकों को लेकर भी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020, वित्तीय अनुबंधों की द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020, कारखाना विनियमन संशोधन विधेयक 2020, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020, सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन विधेयक 2020, जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2020, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2020, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। पिछले 3 सत्रों के दौरान दोनों सदनों में विधायी कामकाज शानदार रहा। सबसे अधिक काम लोकसभा चुनाव के बाद हुए पूर्ण बजट सत्र 2019 में हुआ, जब लोकसभा ने 35 और राज्यसभा ने 32 विधेयक पारित कर रिकॉर्ड बनाया। इनमें से कई ऐसे थे जो लंबे समय से संसद की मंजूरी की राह देख रहे थे। उच्च सदन ने कुल कामकाज का बड़ा हिस्सा विधायी कामों में लगाया। सरकार इस बार भी यही गति बनाए रखना चाहती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बात आज के एजेंडे की करें तो दोनों सदनों के आज के एजेंडे में अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा में आज नवनिर्वाचित सांसदों को सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों सदनों में कोरोना महामारी और इसके लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में भी बयान देंगे। राज्यसभा की आज की कार्यसूची में 6 अहम विधेयक शामिल हैं। उच्च सदन से आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे और 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए हैं। पेश किए जाने वाले विधेयकों में मंत्रियों के संबलमों और भत्तों संबंधित संशोधन विधेयक 2020, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। इसके अलावा वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। लोकसभा की बात करें तो सदन में आज 8 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, समर्थित प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020, बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 का विधेयक संख्यांक 56 वापस लिए जाने पर ही बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन आज राज्यसभा उपसभापति का चुनाव होगा। उपसभापति पद का चुनाव आज उच्च सदन की बैठक के आरंभिक चरण में होगा। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमन संख्या 7 के तहत ये चुनाव संपन्न होगा। उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के मुकाबले यूपीए ने आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा को उम्मीदवार बनाया है।
मॉनसून सत्र के पहले ही दिन आज राज्यसभा उपसभापति का चुनाव होगा। सांसदों को शपथ दिलाने, श्रद्धांजलि और सभा पटल पर पत्रों को रखने का काम पूरा होने के तत्काल बाद उपसभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के मुकाबले यूपीए ने आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा को उम्मीदवार बनाया है। बीते 9 अप्रैल को जेडीयू सांसद हरिवंश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ये पद खाली है। हरिवंश उच्च सदन के लिए बिहार से फिर निर्वाचित हो चुके हैं और इस पद के लिए फिर एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं। उपसभापति के लिए पिछला चुनाव 9 अगस्त 2018 को हुआ था और एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को मात दी थी। सीधे मुकाबले में हरिवंश को 125 और बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले थे। उच्च सदन के गठन से अब तक उपसभापति के 20 चुनाव हो चुके हैं और 13 हस्तियां इस पद पर आसीन रही हैं। इस क्रम में ये 21वां चुनाव है। 1952 के बाद उच्च सदन में उपसभापति के पद पर सिर्फ 3 गैर कांग्रेसी दलों के नेता काबिज हो सके हैं। 1969 में रिपब्लिकन पार्टी के बीडी खोब्रागड़े, 1972 और 1974 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गोदे मुराहरी और 2018 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के हरिवंश चुने गए। राज्यसभा इतिहास में 20 में से 14 चुनाव आम सहमति से हुए और किसी वोटिंग की नौबत नहीं आई। राज्यसभा में उपसभापति को सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के तहत व्यवस्था है कि राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने के बाद सदस्यों के बीच से ही यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए। इसमें चुनाव आयोग की जगह सभापति की सबसे अहम भूमिका होती है, जो तारीख तय करते हैं। राज्यसभा महासचिव की ओर से इस बारे में सदस्यों को सूचना दी जाती है। ये निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है, जिसकी स्वीकृति पर उपसभापति चुने जाने की घोषणा सभापति करते हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। दोनों सदनों के एजेंडे में आज अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा में आज 4 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। उच्च सदन में आज मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। साथ ही वो भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी पेश करेंगे। इसके अलावा 2 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा की आज की कार्यसूची में अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें 8 विधेयक पेश किए जाने के लिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। समर्थित प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 भी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 पेश करेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 पेश करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।